बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। नेशनल पास टाइम अनमोल पिंकी, उनकी कहानी में नया से नया ट्विस्ट आता है। फ़िल्मी अंदाज में अपने मुंह से शॉल हटाते हुए वो कहती है कि मुझसे ज़बरदस्ती बयानात लिए जा रहे हैं, मुझसे ज़बरदस्ती बयानात लिए जा रहे हैं। बयानात क्या लिए जा रहे हैं कि मैं मखसूस घर को बनी गाला के अंदर ड्रग सप्लाई करती थी। जैसे जैसे ये केस खुलता जा रहा है और वैसे वैसे आपको समझ आ रहा है कि ये केस कितना इरेलेवेंट था। ये ऑब्वियसली एक मिड लेवल एट बेस्ट मैनेजमेंट ड्रग डीलर है। इसको इस्तेमाल किया जा रहा है हरासमेंट के तहत, हैंडलिंग के तहत, मकासद निकालने के लिए। क्या मुआशरे में लोग ड्रग्स कंज्यूम करते हैं? श्योर। क्या उनमें से कुछ लोग सेलिब्रिटीज हैं? श्योर। क्या उनमें से कुछ लोग सियासतदान हैं? श्योर। लेकिन हमारे मुल्क में मोरालिटी कब था मेरिट सियासत में आने का या शोबिज में आने का? हमारा कौन सा सियासतदान बड़े साउंड मॉरल कैरेक्टर का था? जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब, बेनज़ीर साहब, खान साहब, शरीफ खानदान। कौन? हमने तो ये कभी बेंचमार्क रखा ही नहीं था कि यू हैव टू बी ऑफ साउंड मॉरल कैरेक्टर। हाँ, कानून में ज़रूर है कि आप सादिक और अमीन होने चाहिए, लेकिन एक्चुअल तो नहीं था कोई वजह। और शोबिज इंडस्ट्री में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा बेमायनी है, सब माया है। किसी के घर चल जाओ रात 4 बजे, कोई बात नहीं है। फिर ढिठाई से डिफेंड करो अपनी पोजीशन, इसमें भी कोई बात नहीं है। बैग फुल ऑफ कैश के साथ पकड़े जाओ, केस में सब मर जाएंगे सिवाय तुम्हारे, कोई बड़ी बात नहीं। तो हम क्यों इतने एक्साइटेड हैं इन मोल की बातों पे? इस पे हम सियासी तबसरे क्यों कह रहे हैं? जमात जमात क्यों खेल रहे हैं? आज अनमोल है, कल कोई और होगा। हम तो डूबे हैं सनम, इन सब को ले डूबेंगे। अच्छा, लोग ये कहना चाह रहे हैं कि अनमोल पिंकी ने ये जुमला रिपोर्टर को कहा था, बड़ी डीप बात की। हजूर, डीप बात नहीं की, उसने आपके मुंह पे कहा कि आप चे हैं। हम तो डूबे हैं सनम, यानी कि हम तो घटिया इंसान थे ही, इस पूरी कौम को इस चे में फंसा के निकल जाएंगे। लेकिन हमारी भी मजबूरी कि हमें इस पीस ऑफ गार्बेज न्यूज से शुरू करना पड़ता है ताकि आप लोग वीडियो देखें। पाकिस्तान में ये डिस्कस हो रहा है, दुनिया में क्या हो रहा है? सऊदी अरेबिया एक प्लान प्रपोज कर रहा है, लाइक द हेलसिंकी पैक्ट, जिसका मकसद ये हेलसिंकी प्रोसेस है, जिसका मकसद ये है कि एक नॉन अग्रेशन पैक्ट किया जाए, जिस तरह यूरोपियन ममालकों ने किया था, जिस पे अमेरिका ने और सोवियत यूनियन ने भी साइन किया था, ताकि यूरोपियन बाउंड्रीज डिफाइन हो और जो कोल्ड वॉर है वो यूरोप को इतना अफेक्ट ना करे। जिस तरह के अभी की जो कोल्ड वॉर है वो मिडिल ईस्ट को तबाह कर रही है, उसी तरह एक पैक्ट यहाँ पे बने। अब रादर देन कि हमारा मेन स्ट्रीम मीडिया इसको डिस्कस करे, आपको बताया ये कितना ज़रूरी है कितना नहीं है, वो आपको अनमोल पिंकी बता रहा है, राइट? लेकिन ये पैक्ट क्यों ज़रूरी है और इसको फुल हार्टेडली हमें सपोर्ट करना चाहिए? बिकॉज फॉर द फर्स्ट टाइम ये ममालिक सारे बैठ के तय करेंगे दी SOPs कि अगर हम में से कोई अटैक होता है। ईरान कई सालों से पिट रहा है कि हम वेस्टर्न इंटरफेरेंस को नहीं मानेंगे, हम अपने मुसलमान भाइयों की बात सुन सकते हैं। तो ये उस चीज़ को फॉर्मलाइज करता है, ये सऊदी अरेबिया लेके आया, जो बड़ी प्रोग्रेसिव बात है। दो हिस्टोरिक मुल्क जो आपस में जंग लड़ते रहे हैं कोल्ड वॉर के ज़रिए, चाहे वो पाकिस्तान प्रॉक्सी हो या इराक प्रॉक्सी हो, वो सऊदी अरेबिया और ईरान है। अब इस पैक्ट में सबसे बड़ी दरार क्या है? दो, इसराइल और उनका छोटा भाई UAE। क्योंकि इसराइल सबसे बड़ा अग्रेसर है रीजन के अंदर, क्या वो इस पैक्ट को ज्वाइन करना चाहता है कि नहीं? अगर वो इस पैक्ट को ज्वाइन करता है तो इसमें कोई रेप्रिकॉशंस होंगे, जो वो इनरोड्स बना रहा है लबनान में, जो वो इनरोड्स बना रहा है सीरिया में, जो इनरोड्स बना रहा है गजा और फ़लस्तीन में। और अगर इसराइल इस पैक्ट में शामिल नहीं होता तो क्या इस पैक्ट की कोई वक़्त है भी या नहीं? साथ आ गया UAE, जिसने सारे गल्फ मुल्कों को कहा कि मेरे साथ मिलकर हमला करो ईरान पे। जब सबने रिफ्यूज़ किया तो उसने इसराइल से मिलकर हमला किया और उसने कहा है कि हम डबल डाउन करेंगे अपने रिलेशनशिप पे पोस्ट वॉर इसराइल के साथ। तो आइडिया तो बहुत अच्छा है, लेकिन क्या UAE इसके लिए तैयार होगा? क्या पाकिस्तान यहाँ पे कोई सालसी का किरदार अदा कर सकता है कि UAE को कन्विंस करे? अब पाकिस्तान ऑलरेडी कतर, टर्की और सऊदी अरेबिया के साथ तो सालसी का किरदार कर रहा है कि इनको जोड़ के ऑब्वियसली टर्की और कतर को अपने जॉइंट डिफेंस पैक्ट में शामिल करके वो एक ओवरऑल प्रोटेक्शन का लेयर बनाना चाहता है मुसलमान मुल्कों के लिए। इसमें ईरान को भी दावत देनी चाहिए और मुल्कों को भी देनी चाहिए। लेकिन UAE जो ईस्टर्न भाई है इसराइल का, उसके बगैर ईस्ट सिक्योर नहीं होता। और इसराइल जो हरकतें वेस्ट पे कर रहा है, यानी कि वेस्ट ऑफ पाकिस्तान टूवर्ड्स इसराइल जो हरकतें कर रहा है इन लबनान, सीरिया, गजा एंड वेस्ट बैंक, क्या इन्हें रोका जा सकता है कि नहीं? अब यूरोप इस डील को बैक कर रहा है। यूरोप कहता है ये बहुत अच्छा आइडिया है। क्यों? क्योंकि यूरोप को समझ आ गया है कि अमेरिका
हम तो डूबे हैं सनम, सबको लेके डूबेंगे फॉर्मूला पे चल रहा है कि बेसिकली जो अमेरिकन इंटरेस्ट थे मिडिल ईस्ट में वो उनको कंक्लूड कर रहा है और आखिरी हदफ ईरान है, उसके बाद ये सारा एरिया इजराइल का होगा। और इजराइल जितना बगैरत है वो कभी भी किसी को भी बैकस्टैब कर सकता है। एक तरफ अमेरिका से पैसे ले रहा है, दूसरी तरफ अमेरिका की ही न्यूक्लियर सीक्रेट्स चुरा रहा है। एक तरफ अमेरिका से पैसे ले रहा है, दूसरी तरफ उन्हीं की नेवल वेसल पे हमला कर रहा है। एक तरफ अमेरिका से पैसे ले रहा है, दूसरी तरफ यूएसएसआर के साथ डीलें बना रहा है। तो यूरोप को तो कोई ट्रस्ट नहीं है इसराइल पे। इनफैक्ट इसराइल ने यूरोपियन कंट्रीज़ के बारे में और यूरोपियन कंट्रीज़ ने इसराइल के बारे में ऐसे लब कुशाई की है रिसेंटली कि आप हैरान परेशान रह जाएंगे। जहाँ पे स्पेन ने तो आउटराइट कहा कि ये तो बेसिकली एक दहशतगर्द स्टेट है, ये तो लोगों का कत्ल कर रहे हैं, जेनोसाइड कर रहे हैं। पोर्चुगल ने मिमिक किया, जिस तरह का हमला इसराइल ने उन दोनों मुल्कों पर किया वर्बली, ऑब्वियसली क्योंकि ज़्यादा यूरोपियन मुल्क है, इतना आसान नहीं होता उनको हमला करना। वर्बली हमला किया वो भी आपने देखा है कैसे काफ़ी यूरोपियन मुल्कों ने अनाउंस किया अगर नेतन्याहू यहाँ पे आएगा तो हम उसको आईसीसी के कोर्ट के लिए अरेस्ट कर लेंगे। तो ऑल ऑफ अ सडन दुनिया पोलराइज होगी। अब यूरोप को नज़र आ गया कि अगर मिडल ईस्ट से गल्फ स्टेट्स एक पेज पे आ जाए, बाय द वे पाकिस्तान भी अब मिडल ईस्ट में आता है तो टेक्निकली हम भी इसमें शामिल हैं, हम सब एक पेज पे आ जाए तो इसराइल को नथ डाली डाल सकती है। और जिस तरह अमेरिका का इंटरेस्ट बन गया है कि डायरेक्टली नहीं घुसना किसी चीज़ में, इनडायरेक्टली चीज़ें होनी है, तो मिडल ईस्ट अभी भी अप फॉर ग्रैब्स है। स्पेशली यूएई के एग्जिट ऑफ ओपेक के बाद काफ़ी मामला इन द एयर हैं। इसी दौर के दौरान ईरान ने नया मंसूबा पेश कर दिया है कि वो कंट्रोल्ड शिपिंग किस तरह लगाएंगे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ विद सर्विस फीस। इब्राहिम अजीज़ी स्पोक्समैन ऑफ द ईरानियन पार्लियामेंट नेशनल सिक्योरिटी एंड फॉरेन पॉलिसी कमेटी ने ट्वीट किया कि ईरान का फ्रेमवर्क रेडी है, उसकी नेशनल सॉवरेनिटी इंटैक्ट है और वो गारंटी करता है इंटरनेशनल ट्रेड सिक्योरिटी। यानी कि ईरान गारंटियाँ दे रहा है दुनिया को कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ हम तुम्हें पास कराएंगे, क्योंकि चाइना, जापान और पाकिस्तान के जहाज़ ऑलरेडी यहाँ से पास हो चुके हैं। लिहाजा अब यूरोपियन ममालिक भी ईरान को फ़ोन करके पूछ रहे हैं कि हजूर जहाज़ गुजार लें, आपकी नवाजिश होगी। और इसका ये मतलब है कि ईरान इसको एक वाइबल बिजनेस के तौर पर चला सकता है। और दूसरा, क्या अमेरिकन ब्लॉकेड जो है वो फायर अपॉन करेगा यूरोपियन शिप्स के, क्योंकि अभी तक चाइनीज़, जापानीज़ और पाकिस्तानी शिप्स उन्होंने फायर नहीं किया। हाँ, इंडियंस को रगड़ते रहे सारी, ईरान ने भी फायर किया और अमेरिका ने भी रोका। इनफैक्ट जो अमेरिकन नेवी ने लोग कैप्चर किए थे, गालबन 11 पाकिस्तानी थे और 20 के करीब ईरानियंस थे, वो अमेरिका ने रिहा कर दिए पाकिस्तान के कहने पे। तो ऑल ऑफ अ सडन यूरोपियन मुल्क भी सोच रहे हैं कि हम एक के बाद एक एनर्जी क्राइसिस में आ रहे हैं। पहले नॉर्थ स्ट्रीम पाइपलाइन फाड़ दी यूक्रेन ने अमेरिका के कहने पे, हमारा वहाँ से तेल पानी बंद हो गया, गैस बंद हो गया, अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ डिस्टर्ब हो गया, तो हम तो तबाह हो जाएंगे। हाइपर इन्फ्लेशन तो वहाँ बहुत मैसिवली हिट कर रही है, तो अब वो भी मैदान में कूद पड़े। तो यानी कि इस वक्त आप समझे 4 मुख्तलिफ पैराडाइम चल रहे हैं। एक यूरोप का इंटरेस्ट मिडल ईस्ट की पीस डील में, एक अमेरिका ईरान जो पाकिस्तान निगोशिएट करवा रहा है, एक ईरान जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ के ऊपर कब्जा करके बैठा हुआ है, और एक इसराइल और उसका नासूर कुत्ता यूएई जो इस वक्त वेस्टर्न मिडल ईस्ट के ऊपर कब्जा करके बैठे हुए हैं। ये सिर्फ एक दुनिया के मैप के इलाके की बात की तो मैंने आपको 4 मुख्तलिफ स्पेक्ट्रम गिनवा दिए हैं जिनका आपस में कोई रिलेशन नहीं है, जो कभी भी ये फॉल्ट लाइन पार कर सकते हैं। आज की सुबह की वीडियो में और कल की वीडियो में आपको यूक्रेन की थोड़ी सी माड़ी सी झलकी दी थी, और जो चाइना का ट्रिप हो गया आपको सुबह भी बताया था, शाम को भी बताया था, उसके बाद ताइवान तो गया। इनफैक्ट एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ सुबह में कवर करना भूल गया था कि जितने भी अमेरिकन डेलीगेशन थी, जितने उनको तोहफे, तहाइफ, बैजेस कुछ भी मिला था ना चाइना से, उन्होंने वो सारा का सारा एयरपोर्ट पे डस्टबिन में डंप किया था जाने से पहले। ये इंसल्ट वाली चीज़ नहीं है, इट इज़ सिंपली बिकॉज दे आर अफ्रेड ऑफ चाइनीज स्पाइंग। इसके अंदर कोई स्पाई डिवाइस है जो आपको चेक कर लेगी, पता कर लेगी, तो लिहाजा उन सब ने, इनफैक्ट वो सब चाइना अपने बर्नर फ़ोन्स लेके गए थे ताकि चाइना उनके फ़ोन्स हैक ना कर सके। सो द चाइनीज़ एस्पियोनाज थ्रेट is very real. The American president recognizes it, the American businessman recognizes it, CIA recognizes it, NSA recognizes it. So China as a power जितने विन्स लेके गया रिसेंटली, उतना मेरा ख्याल है शायद कोई नहीं लेके गया। मेरी जो रिसर्च टीम है और मेरे जो साथी हैं, जो एडिटर्स हैं, हमारे सलमान साहब हैं, इन सबको ये ख्याल और गुमान है, और कुछ मुझे भी है कि शायद सोशल इश्यूज पे, मुल्की मसाइल पे, इंसानी मसाइल के ऊपर मैं अच्छी बात कर लेता हूँ और मुझे थोड़ी सी दस्तरस है। तो इन सब की पुरजोर फरमाइश है, एंड स्पेशली आप चाहने वालों और प्यार करने वालों की भी है, क्योंकि कुछ जो मेरी वीडियोस, वीलॉग्स बने और जो रील्स बनी वो बहुत वायरल हुई, बहुत पसंद की गई। तो मुझ पर एक दबाव है, एक ख्वाहिश है सबकी तरफ से, जिसके आगे मैं सर तस्लीम खम करता हूँ। अनकरीब आप मेरी वीडियोस को सोशल इश्यूज के ऊपर मुझे बात करते हुए, मुल्की मसाइल पे बात करते हुए, अनसंग हीरोज़ के बारे में, ऐसी चीज़ें जो हम भूल चुके हैं, जो हमारी तारीख, हमारी विरासत, हमारी सकाफत का हिस्सा हैं, उन पर बात करते हुए आप देखेंगे।
रशिया के अटैक के बाद यूक्रेन ने कहा कि हम पीछे क्यों रहे। उन्होंने अपनी लॉन्ग रेंज स्ट्राइक जो उन्होंने 1000 किलोमीटर फ्रॉम द फ्रंट लाइन, बकौल उनके फैक्ट्स काफ़ी फज वो करते हैं, उन्होंने अनाउंस किया। उन्होंने कहा एक BE-200 एम्फीबियस एयरक्राफ्ट हमने उड़ाया है, KA-27 हेलीकॉप्टर उड़ाया है, कार्गो शिप कैरिंग एम्यूनिशन उड़ाया है, पेंटसीर S-1A डिफेंस सिस्टम उड़ाया है, टॉर मिसाइल सिस्टम उड़ाया है, रीडर-2 US कम्युनिकेशन कॉम्प्लेक्स उड़ाया है, ड्रोन्स उड़ाए हैं, रशियन ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड शिप्स में। और साथ ही ज़ेलेंस्की ने कहा कि हम अब रेंज एक्सटेंड करते रहेंगे और स्केल एक्सटेंड करते रहेंगे, यानी कि जंग उथे भी रुकन का कोई चांस लग नहीं रहा। इसी को मद्देनजर रखते हुए जर्मन AFD लीडर एलिस विडेल ने कहा है कि मैं यूक्रेन के कॉन्डक्ट ऑफ वॉर को सीरियस सिक्योरिटी रिस्क समझती हूँ फॉर जर्मनी एज वेल। आप बार बार ग्रेट बेयर को आंख में हॉट आयरन के साथ पोक नहीं कर सकते। ड्रोन स्ट्राइक्स डीप इनटू रशिया और फिर जो उसकी रिस्पॉन्स आएगा वो आपसे बर्दाश्त नहीं होगा। जब बेयर इवेंचुअली लैश आउट करेगा, यूक्रेन पॉलिसी ने हम सबको लार्जेस्ट सिक्योरिटी रिस्क पे डाल दिया। एज सुन एज वी आर एट द हेल्म वी परस्यू पॉलिसी ऑफ बैलेंस सिक्योरिटी पॉलिसी रीजन। अब ऑल सडन यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट ना हर मुल्क के लिए यूरोप में एक लोकल इशू बन गया। अब कीयर स्टारमर ने $18 बिलियन से डिफेंस बजट बढ़ा दिया, क्योंकि जाहिर है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के थ्रेट के बाद नेवी को भी ऑपरेशनल होना पड़ेगा, शायद होता है ट्रूप्स को भी ऑपरेशनल होना पड़े, और रशिया की यूक्रेन वाली प्रॉब्लम के बाद भी ये नज़र आ रहा है। तो हर यूरोपियन मुल्क में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है बिटवीन जंग रुकवाएं यूक्रेन की, यूक्रेन को सपोर्ट करें जंग के अंदर, रशिया को कैसे कंटेन करें, क्योंकि अमेरिका इज़ नो लॉन्गर अंडर राइटिंग यूरोपियन सिक्योरिटी। इनफैक्ट अमेरिका की जो नई पॉलिसी है वही है जो उन्होंने ताइवान के मामले में किया है कि जो आपके करीब है उस पर कब्जा कर लो, जो आपके दूर है बस दूर है, उसका कुछ नहीं हो सकता। ये उन्होंने ताइवान की पॉलिसी ली और लग ये रहा है कि यही पॉलिसी वो अब यूरोप पे अप्लाई कर लेंगे। तो दुनिया आग में डूबी हुई है, लेकिन हम अभी भी अनमोल पिंकी की मोहब्बत में, सॉरी उसके नशे की ताकत में डूबे हुए हैं। तो फिर लोग कहते हैं कि पाकिस्तान की आवाम, बस मैं हैरान होता हूँ, एक तरफ हमें गार्बेज दिया जाता है न्यूज़ इन स्कूल्स, और फिर साथ ही हमें इल्मी गाली दी जाती है कि हमें समझ नहीं आता कि ये सारे इमरान खान के कल्ट में शामिल कैसे हो गए। आई डोंट नो, इमरान खान का कल्ट भी आपने बनाया डीप स्टेट ने, अवाम को गुमराह भी रखा आपने डीप स्टेट ने। आप सरप्राइज क्यों होते हैं इन चीज़ों से वल्लाही। और लेवल आपका क्या है कि फॉर्मर जज अरेस्ट हो रहे हैं गुटखा स्मगलिंग केसेस में। फॉर्मर सिविल जज जाहिद हुसैन मुगेरी टांडो मोहम्मद खान से अरेस्ट हुए स्मगलिंग रॉ मटेरियल्स फॉर मणिपुरी एंड गुटखा। पुलिस ने साजिद लशारी, बिलाल सुमर और मुनीर मल्ला को भी अरेस्ट किया है। इनसे 10 लार्ज गनी सैक्स ऑफ रॉ मटेरियल, 1 लार्ज बैग ऑफ मणिपुरी एंड एन अनलाइसेंस पिस्टल मिली है। पुलिस को एक टिप ऑफ मिला था और जिसके बाद उन्होंने गाड़ी सर्च की और फिर FIR में बंदे को पकड़ लिया। या मेरोज ने बड़ी अच्छी बात थी, ये भी बहुत बड़ा ड्रग डीलर था। वैसे ये जज भी था, अब जज ड्रग डीलर भी हो सकते हैं। ये स्टोरी पहले भी हमने सुनी हुई है कि सियासतदान हेरोइन लेके गाड़ी में अपनी जा रहा था, हैं राना साहब हैं। तो बेसिकली हमें क्या समझते हैं। इसी के साथ साथ जो आपके FIA के ऑफिसर्स हैं, जो आपकी ब्यूरोक्रेसी है, दी बैकबोन ऑफ द पाकिस्तानी इकॉनमी, द बाबू क्लास, वो क्या कर रही है? कराची में ज्वेलरी रेड मारते हुए ट्रेडरों को कोट रही है, उनकी दुकानें लूट रही है FIR प्रेजेंट किए बगैर। अब इसके ऊपर हामिद मीर साहब ने कहा ये अब क्या कर रहे हैं, ये कोई तरीका है? जर्नलिस्ट ने टॉप ऑफिशियल्स को इंटरवीन करें। FIR कराची ने रिस्पॉन्ड किया बाय सस्पेंडिंग SHO ऑफिस स्टेशन हाउस ऑफिसर एंड लॉन्चिंग अ फैक्ट फाइंडिंग इंक्वायरी स्ट्रेसिंग दैट नो वन इज अबव द लॉ। बुलशिट, कुछ भी नहीं आएगा इसमें से। और कोई मुअत्तल भी होगा तो इन लोगों का एटीट्यूड से चेंज नहीं करेगा। आए दिन पंजाब में हम देखते हैं पीरा फोर्स बदमाशी कर रही थी, गरीबों की डेड़ियाँ तोड़ी होती है। बल्कि अब तो वो एक खातून है जिन्होंने मोहन सलाई साहब के पेपर भी डिस्क्वालीफाई किए, फिर उन्होंने इस्लामाबाद में जाए गरीबों की बस्तियां भी तबाह की, उनको नेशनल अवार्ड मिल गया। तो वैसे इन FIA के ऑफिशियल्स को ना उल्टा मुकदमा कर देना चाहिए कि सर गरीबों की बस्तियां उठाने पे नेशनल अवार्ड मिलते हैं, तो अमीरों से थोड़ा सा पैसा लूटने पे हमें क्यों नहीं अवार्ड मिल सकता? ये मुल्क जोक बनता जा रहा है और इसको जोक बनाने में सबका एक बड़ा अहम किरदार है। लेकिन पाकिस्तान की रियासत ने ये सारे प्रॉब्लम्स रिकगनाइज किए और उन्होंने कहा कि वी विल मेक स्वीपिंग चेंजेस टू सिविल सर्विस कॉन्डक्ट रूल्स। 62 साल बाद ये हुआ है, यानी कि वो 62 ईयर्स जो भी सियासत में आया, जो भी गवर्नमेंट में आया, चाहे वो डिक्टेटर हो, चाहे वो जमहूरियत हो, चाहे वो हाइब्रिड हो, चाहे वो जिस मर्जी का सिस्टम हो, उसने कोई चेंज नहीं किया कॉन्डक्ट रूल्स में। और वो चेंजेस क्या हैं? BPS 17 एंड अबव एसेट डिक्लेरेशंस करेंगे टू बी मेड पब्लिक। व्हाट अ चेंज। ठीक है, ये अपने एसेट्स डिक्लेयर करेंगे। डिजिटल फाइलिंग बाय October 30 ईच ईयर होगी,
risk based verification by FPR. New disclosures required: cryptocurrency, bank account, share, security, insurance, jewelry worth greater than rupees 5 million. नहीं, उसे थोड़ी भी सवाल जवाब नहीं. Conflict of interest: must disclose personal family conflicts and rescue from relevant decisions. Social media controls: approval चाहिए होगा for websites, podcasts, vlogs, YouTube. Banned from using personal accounts for official self promotion. ये तो अच्छी बात है. No gifts from anyone except under तोशाखाना एक्ट. ये रूल है. ये पहले रूल नहीं था. पहले आप तोहफे दे सकते थे, लेकिन अब रूल है. नो गिफ्ट टू सुपीरियर्स टू सीक फेवर्स, बट गिफ्ट्स वैसे आप दे सकते हैं. अगर गिफ्ट फॉर फेवर है फिर नहीं दे सकते. बैड बॉय, नॉटी नॉटी. लिव विद इन मीन्स. आपसे पूछा जा सकता है कि आपकी शादी का फंक्शन या कोई सोशल फंक्शन बड़ा एक्स्ट्रावेगेंट था, ये पैसे कहाँ से है. पहले नहीं पूछा जाता था, पहले बल्कि सेलिब्रेट किया जाता था. प्राइवेट एम्प्लॉयमेंट: आपको अप्रूवल चाहिए फॉर प्राइवेट जॉब्स ड्यूरिंग लीव. 3 year बैन ऑन डीलिंग विद फॉर्मर एम्प्लॉयर आफ्टर रिटर्निंग. अप्रूव टीचिंग / कंसल्टिंग. अलाउड बस 1/25 ऑफ अर्निंग्स टू नेशनल ट्रेजरी. इसको दोबारा समझिएगा. एक हिस्सा आउट ऑफ 25 आप नेशनल ट्रेजरी को देंगे, लेकिन आप कंसल्टेंसी कर सकते हैं. ओह अच्छा, यानी कि अगर लेट्स से मेरी 25 लाख की कंसल्टेंसी है तो मैंने 1 लाख सरकार को देना है, तो वो पैसा वाइट है. आई वंडर करप्शन कैसे होगी, यू नो, कैसे, हाउ विल दिस मिरेकल ऑफ करप्शन हैपन. इज इट पॉसिबल कि मैं एक एसी को कंसल्टेंसी ऑफर कर दूं और महीने की रिश्वत देना शुरू कर दूं एज कंसल्टेशन फीस, और उसका वो 25वां हिस्सा जमा करा दे, तो इट्स ऑल ओके. आई मीन मैंने अभी पढ़ा है, जस्ट थॉट ऑफ इट. आई डोंट नो जिन्होंने इसको बनाया था उन्होंने कितना सोचा इसके बारे में. रिपोर्टिंग: मस्ट इमीडिएटली रिपोर्ट एनी क्रिमिनल केस, अरेस्ट, नो फ्रिवलस कंप्लेंट्स. Extendable. Rules apply to autonomous bodies, regulators, universities, state enterprises. Violation: misconduct under efficiency and discipline rules 2020. Disciplinary action होगा. आपको प्रिंसिपल पनिश करेगा. हो सकता है कि आप सस्पेंड भी कर दी जाए, बट नेवर एक्सपेल्ड. नेवर. क्योंकि आप मालिक हैं. Most significant civil service ethics modernization 60+ years. इस 60+ years में मैं एक मासूम इंसान बताना चाहूँगा कि मरियम के अब्बू 3 दफ़ा प्राइम मिनिस्टर थे. मरियम के चचा, मरियम नवाज साहिबा के चचा 2 दफ़ा चीफ मिनिस्टर थे. कोई रूल चेंज नहीं हो सका. जरदारी साहब की एक्स, जो उनकी फौत हो चुकी हैं, बेगम, एक्स तो नहीं कहना चाहिए, जो उनकी बेगम है जो शहीद हो चुकी हैं, वो दो दफ़ा प्राइम मिनिस्टर रह चुकी हैं. सिंध उनके पास 30 साल से है. उनके फादर प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं, प्रेसिडेंट रह चुके हैं. वाहिद सिविलियन मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर भी रह चुके हैं. ये ओहदा यूनिक है उनको. ये सब कुछ नहीं हो सका, ये अब हुआ है. और ये क्यों हुआ है? जैसे मैं रोज़ ने शुरू में फरमाया था, जल्दबाजी में आके, ये IMF की वजह से हुआ है. वरना नीयत इनकी भी कोई नहीं थी, और इससे भी इन्होंने चोर दरवाजा निकाला है. तो ऑल इन ऑल हम तो डूबे हैं सनम, तुम सबको भी लेके डूबेंगे. ये हमारा मोटो है रियासत के अंदर. रियासत पाकिस्तान का अगर आपसे कभी पूछा जाए ना कि व्हाट इज़ दी मोटो, जिस हमारे स्कूल का मोटो था परसिवेरेंस कमांड सक्सेस, तो पाकिस्तान का ये मोटो है, हम तो डूबे हैं सनम, तुम सबको भी लेके डूबेंगे. लेकिन इसमें थोड़ी सी अमेंडमेंट आपको चाहिए. सरकार कभी नहीं डूबती पाकिस्तान में, ये सबको डुबा देती है. जिस तरह आपको फ्लड के दौरान डुबाया, ज़लज़ले में डुबाया, इलेक्शन रिगिंग में डुबाया, करप्शन में डुबाया, पावर करप्शन में डुबाया, शुगर कार्टेल में डुबाया, वॉर ऑन टेरर में डुबाया, अफ़गान मुजाहिदीन के साथ डुबाया, ईरान के ख़िलाफ़ डुबाया, इंडिया के ख़िलाफ़ डुबाया. अभी तक तो वैसे पाकिस्तानी कौम को बड़ा सा स्विमर बन जाना चाहिए, जितनी हमारी प्रैक्टिस हो चुकी है माशाल्लाह, हैं कि 25 करोड़ लोग अभी भी जिंदा हैं इतनी स्विमिंग करके भी. वैसे ईमान पे हम पुराने स्विमर हैं. क्या मिलना चाहिए? रानी अवार्ड. वो भी हम बात करते रानी ऑफ मंडी की, अवार्ड मिलना चाहिए जी. बहादुर कौम है, दिलेर कौम है पाकिस्तानी. ये पाकिस्तानी ना एक कौम बन गई है. जब आपने दुनिया में किसी को बताना ना कि यार हम कैसे ऑपरेशन करें विदाउट जेनोसाइड, या किसी को बताना है कि हम कैसे ऑपरेशन करें विदाउट मैस किलिंग, तो वो कहते हैं सर द पाकिस्तान मॉडल है जी, कि ऐसे करें. हमेशा की तरह आपका सुनने का शुक्रिया.